एमसीयू में कैंग के वेरिएंट्स। क्यों कैंग ने TVA को किया था एस्टैब्लिश? एंटमैन में कैंग का कौन सा वेरिएंट आएगा नजर? एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से पहले कितने कैंग आए नजर? दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने अभी तक सबसे बड़े सुपर विलन के रूप में थानोस को देखा है। वहीं अगर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बीइंग की बात करें, वो सेलेस्टियल्स या गैलेक्टस हो सकते हैं। हालांकि कॉमिक्स में इनसे भी बड़ी बड़ी एंटिटीज नजर आ चुकी हैं, जिनके लिए यूनिवर्स और मल्टीवर्स बहुत छोटे से कद के बराबर है। फिलहाल अगर इन गॉड बीइंग एंटिटीज को एक पल के लिए छोड़ भी दे, फिर भी एमसीयू में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका इंट्रोड्यूस होना अभी बाकी है, जिनकी पावर्स के आगे थानोस, सेलेस्टियल्स और एमसीयू के बाकी विलेंस फीके नजर आते हैं। इनमें से एक है कैंग द कॉन्क्वरर, जिसके ऊपर आने वाले मार्वल के सभी अनाउंस्ड फेज टिके हुए हैं, या यूं कहें कि पूरी मल्टीवर्स सागा, यूनिवर्स, सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, इन दोनों ही प्रोजेक्ट से मल्टीवर्स सागा का एंड होता नजर आने वाला है। हालांकि फेज 6 में इसके बाद भी कुछ मूवीज हैं, बट फैंस के लिए इनसे बड़ी फिल्म्स कौन सी ही हो सकती हैं। लेकिन जैसा आपको पता होगा कि मार्वल ने थानोस को एंड गेम में दिखाने के लिए 2012 से एवेंजर्स से ही इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया था, तो बस ऐसा ही कुछ होने वाला है कैंग के साथ। लास्ट ईयर यानी लोकी सीरीज में हमने पहली बार कैंग देखा था। हालांकि ये एक्चुअल कैंग नहीं था, इसे हमारे सामने ही हु रिमेन्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। बट हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि असल में ये कैंग का ही एक वेरिएंट था, जो बहुत हद तक कॉमिक्स के इमोर्टल्स से रिजेंबल्स कर रहा था, जिसे टाइम कीपर्स ने ये अथॉरिटी दी थी कि वो जाए और एक ओरिजिनल टाइमलाइन क्रिएट करे, जिसे सेपरेट होने से रोका जाए। और अकॉर्डिंगली टू कॉमिक्स वो यही करता भी है। बट एज पर लोकी सीरीज, यहाँ टाइम कीपर्स एक्चुअल में होते ही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक रोबोट होते हैं। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या इसका ये मतलब हुआ कि एमसीयू में टाइम कीपर्स एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। एमसीयू की एक्चुअल टाइमलाइन में भी टाइम कीपर्स हैं, बट यहाँ वो रोबोट्स कैसे दिखे? इसका एक वैलिड रीजन ये हो सकता है कि कैंग हमेशा से ही रूल करता हुआ आया है, बड़े बड़े नेशंस पर, प्लैनेट्स और यहाँ तक कि गैलेक्सीज पर भी। बट जब उसने ये सब छोड़ने का डिसीजन लिया और अपना सब कुछ रवीना को सौंप कर वहां से चला गया, तब उसने सिर्फ टाइम को स्टडी करने में अपना मन लगाया। बट वहीं आगे चलकर उसे टाइम कीपर्स मिले, जिन्होंने उसे एक स्टेबल टाइमलाइन बनाने का काम दिया, और कैंग ने इसके लिए TVA बनाई भी। बट अब जब उसे TVA पर रूल करना था और उसे कंट्रोल करना ही था, तब उसने ये रास्ता निकाला कि ये भी रवोना के हाथ ही सौंप दिया जाए। बट क्योंकि रवोना टाइम के बारे में इतना नहीं जानती थी, इसलिए उसने टाइम कीपर्स जैसे रोबोट्स क्रिएट किए, जिन्हें असल में वो खुद ही कमांड देता था या कंट्रोल करता था, जिसके थ्रू रवोना TVA को कंट्रोल करती थी। पर खुद रवोना को यह सब नहीं पता था, इसलिए वो एंड में इतनी सरप्राइज्ड नजर आती हैं जब लोकी और सेल्वी मिलकर टाइम कीपर्स के राज से पर्दा उठा देते हैं। बट अगर बात करें लोकी सीरीज के एंडिंग पार्ट की, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सवालों से भरा था, जहां ही हु रिमेन्स लोकी और सेल्वी को वही कहानी सुनाता है जो कॉमिक से रिजेंबल करती है। बट उसमें थोड़े से चेंजमेंट्स होते हैं, जहां वो बताता है कि कैसे एक 31st सेंचुरी के उसके ही वेरिएंट ने ये पता लगाया कि और भी कई यूनिवर्स है, और वहां उसके जैसे लोग, उसके कई वेरिएंट्स आपस में मिलना शुरू हुए और एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को उन्होंने सीखना शुरू किया, जिससे वो अपने यूनिवर्स को और बेटर बना सके। बट वो ये भी बताते हैं कि उन वेरिएंट्स के साथ ही कुछ ऐसा भी है जो इस कंसेप्ट की वजह से मैनिपुलेट हो गए और वो बाकी यूनिवर्स पर रूल करने की तरफ निकल पड़े। और अकॉर्डिंग टू कॉमिक, इनमें से ही एक होगा प्राइम कैंग या एविल वर्जन ऑफ ही हु रिमेन्स। अब यहां वो लोकी और सेल्वी से ये कहता है कि असल में जो भी TVA में या ओरिजिनल टाइमलाइन में हो रहा था, वो सब कुछ पहले से ही तय था।
यानी ये सब एक स्क्रिप्ट की तरह कागजों पर लिखा हुआ था। यहाँ तक हर किसी के डायलॉग्स भी। और ये कैसे पॉसिबल है, इसका जवाब भी काफी सिंपल है, क्योंकि असल में ये जो ही हू रिमेन्स है, ये कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इमॉर्टस वाला वर्जन है, जो ऑलरेडी फ्यूचर से एग्जिस्ट करता है और इसने सभी रियलिटीज को देख रखा है। बट क्योंकि इसने एक यूनिक टाइमलाइन बनाई है और इस वक्त ये 21st सेंचुरी में जी रहा है, तो इसे यहाँ ही हर एक इंसिडेंट का पता है जिन्हें ये खुद से ही ढाल रहा है। बट उस कासल में जहां वो ये सब सेल्वी और लोकी के साथ डिस्कस कर रहा है, यहाँ के बाद का उसे कुछ नहीं पता। इसलिए यहाँ वो सेल्वी से ये कहता है कि अब वो इस मल्टीवर्स की तकदीर लिखते लिखते बोर हो गया है और अब उसे इससे आजादी चाहिए। इसके लिए वो इन्हें दो ऑप्शंस देता है कि या तो अब TVA को वो दोनों मिलकर संभाले और ही हू रिमेन्स शांति से यहाँ से चला जाएगा और जो कुछ भी चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। यानी आगे चलकर 31st सेंचुरी में फिर से कैंग के वेरिएंट्स को मल्टीवर्स के बारे में पता चलेगा, फिर वो सब घटित होगा और फिर एक मल्टीवर्सल वॉर होगी जिसे इमॉर्टस या ही हू रिमेन्स आकर खत्म करेगा और TVA को बनाएगा। फिर से सब ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर तो वो दोनों उसे यही मार दे, जिसकी वजह से ये एक न्यू डिसीजन होगा जो पहले से नहीं लिखा हुआ है, जिससे कि कई सारी सेपरेट टाइमलाइंस क्रिएट हो जाएगी जहां कैंग के कई सारे वेरिएंट्स आना शुरू हो जाएंगे, जिनमें से एक एविल कैंग भी होगा जो क्या करेगा ये किसी को नहीं पता। बट क्योंकि सेल्वी हमेशा से ही TVA के क्रिएटर को मारना चाहती थी और वो फ्री विल को सपोर्ट करती है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहां किसी को किसी की लिखी हुई जिंदगी जीनी ना पड़े, सब अपने मन से डिसीजंस ले सके, तो वो अपने इसी नेचर की वजह से उसे मारने का डिसीजन लेती है और इवेंचुअली मार भी देती है। बट अगर आपको याद हो तो जाते जाते ही हू रिमेन्स ये कहकर जाता है कि हम जल्द ही मिलेंगे, यानी उसे पता होता है कि उसे मारने के बाद क्या होने वाला है और उसका एक एविल वेरिएंट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। और यही रीजन होता है कि जब सेल्वी लोकी को वापस TVA में फेंक देती है तब वहां सब कुछ बदल चुका होता है। कोई लोकी को पहचानता नहीं है, यहाँ तक कि मोबियस भी नहीं, और वहां अब कैंग द कॉन्करर रूल कर रहा होता है। और उस स्टैच्यू से ये काफी हद तक साफ हो जाता है कि ये वाला कैंग का वर्जन वही है जो कॉमिक में हमें देखने को मिला था। और अब आने वाली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमानिया में हमें कैंग का असली वर्जन देखने को मिलने वाला है, जहां हमें असली कैंग नजर आएगा। हालांकि कई चांसेस ऐसे भी हैं कि यहां हमें कैंग का वो एक्चुअल लुक देखने को नहीं मिलेगा, यानी वो ब्लू फेस और हेलमेट वाला लुक, या कहूं वेरिएंट, क्योंकि एंटमैन की कहानी कॉमिक्स से बहुत अलग होने वाली है। यहाँ जो दिखेगा असल में वो सब हमने कॉमिक्स में देखा ही नहीं, लेकिन एक कंफ्यूजन जो बहुत समय से फैंस के मन में थी वो ये कि क्या लोकी सीजन 2 और एंटमैन क्वांटमानिया का कैंग एक ही होगा, तो इसका जवाब है नहीं। एंटमैन में हमें जो कैंग दिखने वाला है वो कोई और नहीं, वो मे बी इसी टाइमलाइन का कैंग होगा जो किसी वजह से क्वांटम realm में जाकर फंस चुका है। वहीं लोकी में हमें जो कैंग दिखने वाला है वो कॉमिक एक्यूरेट होगा, जिसे मल्टीवर्स पर राज करना है और जिसे हम प्राइम कैंग के नाम से जानते हैं। इसकी वजह से ही सीक्रेट वॉर्स होगी। तो आखिर एंटमैन में दिखने वाला कैंग MCU में कैसे एस्टैब्लिश करेगा, तो मे बी इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि मार्वल थानोस की तरह ही कैंग को भी प्री एस्टैब्लिश करना चाहता है। जैसे थानोस को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे सामने उसकी इन्फिनिटी स्टोन एक्सप्लेन किए गए थे। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सीज, कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स, थॉर जैसी मूवीज में हमारे सामने इन्फिनिटी स्टोन्स इंट्रोड्यूस किए गए। बट बहुत बाद में हमें यह पता चला कि थानोस इन सबको कलेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से शुरुआत हुई एंड गेम वॉर की। बस ऐसा ही कुछ होने वाला है कैंग के साथ। बट यहाँ कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं है, ना ही कोई हथियार है, बल्कि इस बार खुद कैंग है। लेकिन एक नहीं, जी हाँ, मेकर्स असली कैंग को दिखाने से पहले हमें उसके कई सारे वेरिएंट से मिलवाने वाले हैं, जिनमें से एक हम लोकी में देख ही चुके हैं, वहीं दूसरा हमने एंटमैन में दिखने वाला है। लेकिन यही एंडिंग नहीं है। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में पहुंचने से पहले हम कई कैंग के वर्जन से मिल चुके होंगे, जिनमें से एक डॉक्टर डूम भी हो सकता है। जी हाँ, फेज 6 में आने वाली फैंटास्टिक 4 में हमें डॉक्टर डूम दिख सकते हैं, जो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग कैंग का ही एक डिसेंडर है। और यही रीजन होगा कि हमें कैंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका मतलब है कि
यहाँ हमें कई कैंग दिखेंगे, जिनमें से एक होगा कैंग द कॉन्करर। लेकिन अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में शी हल्क सीरीज एंड हुई है, जिसके एंड में हमें हल्क अपने बेटे स्कार के साथ दिख रहा है। और यहाँ से एक थ्योरी निकल के आती है कि आने वाले टाइम में हमें वर्ल्ड वॉर हल्क भी दिखने को मिलेगा। कॉमिक का एक ऐसा कैरेक्टर जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, या मैं एक लाइन में कहूं तो वो हल्क जिसे हम सब देखना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत होगी एक बैनर के इसी एक्सपेरिमेंट से, जिसकी वजह से वो प्रोफेसर हल्क में कन्वर्ट हो पाएगा। बट हल्क एक ऐसी एंटिटी है जो गुस्से से बनी है, और बैनर ने काफी लंबे समय से उसे दबा के रखा हुआ है। भले ही अनजाने में ही, लेकिन बैनर सबसे बड़ी गलती करता चला जा रहा है। असल में वो हल्क के गुस्से को सीरम की वजह से दबाए हुए हैं, लेकिन एक दिन ये गुस्सा फूटेगा और वही कहलाएगा वर्ल्ड वॉर हल्क, जिसे मेकर्स इवेंचुअली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में यूज करने वाले हैं। लेकिन वो यही नहीं रुकेगा, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के जस्ट बाद ही शुरू होगी वर्ल्ड वॉर की असली स्टोरी। बहुत ज्यादा चांसेस है कि सीक्रेट वॉर्स में हल्क अपनी एक टीम के साथ वॉर में शामिल तो होगा, बट इवेंचुअली उसके सेंस ट्रिगर्स होंगे और उसका हल्क पर्सोना बाहर आएगा, जो इतने सालों से दबा हुआ था। यहाँ सभी उसकी मदद से कैंग को हराने में तो कामयाब होंगे, बट उसके बाद उनके सामने होगा वर्ल्ड वॉर हल्क, जो काबू से बाहर हो चुका होगा। और पॉसिबली फेज 6 की एंडिंग हमें इसी हल्क की एंडिंग से देखने को मिलेगी। फिलहाल अब ये सीक्रेट वॉर है क्या, और कितनी अलग है ये निक फ्यूरी की सीक्रेट वॉर से, और क्या है कॉमिक की कहानी, ये सब हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें ये बताना ना भूले कि आप इस नए फेज के लिए कितने एक्साइटेड हैं।